जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक नहीं, हम क्या करेंगे इसमें कईयों क्वेश्चन, लगभग 9-10 क्वेश्चन को जो आपके ठीक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एनुअल एग्जाम देने जा रहे हैं उनके पॉइंट व्यू से और जो थर्ड सेशनल देने जा रहे हैं उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। ठीक है, इसका ठीक है ये जो सेकेंड ईयर का पोर्शन है इसमें हम क्या करेंगे, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सीरीज जारी कर दी गई है। अब जितने इधर पढ़ाए जाएंगे आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज क्या क्या देखने वाले हैं, ये सारा चीज, मतलब इसमें हम केवल क्वेश्चन नहीं बताएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ आपको फुल सोल्यूशन का वीडियो भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये वीडियो भी थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, ठीक है, लगभग 1 घंटे का होगा। इसके पहले हमने क्या कर दिया, जो हॉस्पिटल फार्मेसी का ये वीडियो है, कम्युनिटी फार्मेसी का हमने क्या कर दिया, ऑलरेडी अपलोड कर दिया। प्लीज़ उसे आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आज देखने वाले हैं क्या, ये सब क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में पहला क्या रखा, एक्सप्लेन वेरियस स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज द मेडिकेशनल एरर। मतलब जैसे आपके घर में मेडिकेशनल एरर समझते, एरर मतलब त्रुटियाँ, मेडिकेशनल मतलब क्या, दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप दवा कराने जाएँ तो प्रॉपर आपका चेकअप पूरा ना हुआ हो तो उससे भी दवा जो चलाई जाती है उससे भी आपको दिक्कतें हो सकती है। तो ये सब जो एरर है इसी को हमें कैसे ख़त्म करना, मतलब कैसे कम से कम मिनिमाइज कैसे करना है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का हम पहले आंसर एकदम बढ़िया से देखते हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का हम क्या कर देते हैं, यहाँ से आंसर देखते हैं। देखिए आपको क्या कर देना है, जैसे मान लेते हैं मेडिकल एरर, मेडिकेशनल एरर आया है तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी। देखिए आपको क्वेश्चन आंसर ऐसे लिखना और ये क्या कर देना, आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है। फिर क्या कर देंगे, देखिए हेडिंग यदि लिख दिए हैं तो पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाला है, क्योंकि पॉइंट वाइज देखा जाए तो पढ़ने भी थोड़ा सा ईजी होता है कंपेयर टू पैराग्राफ, है कि नहीं। तो इसमें लिखा क्या, आप पहले देखिए ध्यान से सुनिएगा। लिखा एक मेडिकेशनल एरर एनी प्रिवेंटेबल इवेंट दैट मे बी कॉजेज आर लीड टू इनकॉपरेट यानी इन अप्रोप्रिएटेड मेडिकेशनल यूज ऑफ पेशेंट हार्म वाइल द मेडिकेशनल ऑफ द कंट्रोल इन हेल्थ केयर प्रोफेशनल पेशेंट एंड कस्टमर। कहने का मतलब क्या बोल दिया है, इतना बड़ा मत सुनिएगा। ठीक, ये किताबी भाषा है मगर क्या किया जाए, सिंपल से समझिए क्या होता है। जब कोई पेशेंट या कोई प्रोफेशनल किसी भी पेशेंट को, ठीक है, कोई भी यानी जो पेशेंट रहता है उसके पास प्रॉपर अमाउंट में जो भी मेडिकेशनल की आपकी लिस्ट होती है, जैसे आपको यानी मेडिकल हिस्ट्री होनी चाहिए। ठीक है, कितना इसका चेकअप हुआ है, ब्लड चेकअप, ये सब कुछ यदि डिटेल में प्रोफेशनल स्टाइल में रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, जो भी उससे होने वाली त्रुटियाँ यानी मेडिकेशनल एरर में यानी ड्रग्स में होने वाली त्रुटियाँ को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। उसी को मेडिकेशनल एरर कहते हैं। अब ये किसके किसके द्वारा हो सकता है, यदि देखा जाए तो ये पेशेंट के द्वारा हो सकता है या जो प्रोफेशनल यानी जो फिजिशियन अथवा सर्जन है उनके द्वारा हो सकता है। ठीक, फिर क्या लिखा, सच इवेंट में बी रिलेटेड टू द प्रोफेशनल प्रैक्टिस। ये तुम्हारे पास एरर प्रैक्टिस यानी जो आपके प्रोफेशनल प्रैक्टिस उनके भी द्वारा जो हो सकती है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट यानी तुम्हारे पास हेल्थ केयर प्रोसीजर के द्वारा हो सकती है। कहने का मतलब देखिए, जैसे आप मान लेते हैं यहाँ से आपको क्या हो गया, एक हॉस्पिटल है, ठीक है, हॉस्पिटल में कई डॉक्टर यहाँ से मान लेते हैं केबिन अपने अपने केबिन में बैठ रहे हैं। तो ये कह दिया हेल्थ प्रोफेशन, जितने भी तुम्हारे पास प्रोफेशनल हैं, ठीक, अपने अपने क्या करते हैं, क्लास में यहाँ से बैठ रहे हैं। ठीक, तब ये अपने देखिए, अब ये हर एक डॉक्टर, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर क्या होते हैं, अपना खुद का दवा लिखते हैं, उनकी मेडिकल स्टोर बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक चले जाओ, ये बोलता जाता है कि नहीं, उसके द्वारा भी क्या हो सकता है, मेडिकेशनल एरर हो सकता है। नेक्स्ट में लिखा हेल्थ केयर प्रोडक्ट प्रोसीजर, मतलब आपको देखिए ये तो अपना खुद का चलाते हैं, न तो अच्छे डॉक्टर होते तो जो ब्रांड दवा होती है उसी के लिख देते हैं, नहीं तो क्या रखा हेल्थ केयर प्रोडक्ट प्रोसीजर यानी तुम्हारे पास क्या होते हैं, प्रोसीजर जो होते हैं, जैसे एमआर का नाम सुने होंगे। एमआर आते हैं और लोगों को यानी डॉक्टर का कहते हैं कि भाई इतनी आपकी दवा लिखी है, ठीक है, यानी मान लेते हैं मेडिसिन इतनी के लिखिए, बोल दिए 30% आपका रहेगा। और हर एक मेडिकल जितने बाहर भी तुम्हारे मान लेते हैं ये सड़क है तो सड़क के इस पार जितने भी आपके मेडिकल स्टोर है ये डाल सकते हैं। ठीक, तो ये क्या कर देते हैं, वहाँ जाके लोग पेशेंट वहाँ से खरीदते हैं, है कि नहीं। तो क्या जितना मेडिसिन बिका है उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, उनको परसेंटेज दिया जाता है। ठीक है, एमआर के द्वारा यानी कंपनियों के द्वारा जो एमआर आते हैं उससे, तो उससे भी क्या हो सकती है, मेडिकेशनल एरर हो सकती है। इंक्लूड प्रिस्क्राइबिंग मतलब जो प्रिस्क्राइबर किए हैं उससे भी एरर हो सकती है, सही से राइटिंग नहीं लिखे तो। ठीक है, लिखा ऑर्डर कम्युनिकेशन यानी ऑर्डर कम्युनिकेशन में मतलब जो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं पेशेंट से, ठीक है, पेशेंट से और तुम्हारे पास फार्मासिस्ट टू डॉक्टर से, तो उनसे भी क्या हो सकती है, एरर हो सकती है। प्रोडक्ट लेबलिंग मतलब जो प्रोडक्ट लेवल का जरा उससे भी दिक्कतें हो सकती है।
पैकेजिंग में भी क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक है, और क्या लिखा है, निम्न कल्चर, निम्न कल्चर मतलब नेमिंग से भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, यानी एरर आ सकती है। ठीक, कंपाउंडिंग मतलब बहुत सारा बल्क रख दिया गया, उससे भी दिक्कतें हो सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, जो भी ड्रग्स है उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में भी मेडिकेशनल एरर आ सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब रख रखवाव में, एजुकेशन हो गया, मॉनिटरिंग और यूज के बारे में, यानी ये सब के बारे में यदि कम नॉलेज रहेगी तब हमके मेडिकेशनल एरर आ जा सकती है। ठीक, यहाँ से दोबारा सुनिए, मतलब जो भी प्रिस्क्राइबर है, ठीक है, यानी प्रोफेशनल हेल्थ जो प्रैक्टिसर है उसके द्वारा भी मेडिकेशनल एरर आ सकती है। यानी हेल्थ केयर प्रोसीजर जो होता है उसमें भी यदि कोई दिक्कतें आए तब भी हमें क्या हो सकती है, मेडिकेशनल एरर आ सकती है। इंक्लूडिंग प्रिस्क्राइबर, ठीक है, यानी तो तुम्हारे पास जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ऑर्डर कम्युनिकेशन मतलब जो ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक, उसमें कम्युनिकेशन में यदि आपको दिक्कत हो तब भी आपको दिक्कतें हो सकती है। जैसे मान लेते हैं आप कोई मेडिसिन ऑर्डर कर रहे हैं, उस सही से नहीं बोल पाए, दूसरा नोट कर लिया, उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आप चेक नहीं किए, ला के दूसरे पेशेंट को चिपका दिए, तो उससे भी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। प्रोडक्ट लेबलिंग मतलब जो प्रोडक्ट की लेबलिंग में क्या हो सकती है, दिक्कत, तभी मेडिकेशनल एरर आ सकती है। ठीक, इससे भी हो सकती है। अब मान लेते प्रॉपर अमाउंट में स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है तब भी, डिस्ट्रीब्यूशन की व्यवस्था नहीं है तब भी, अब पैकेजिंग सही से नहीं किए तब एक जगह से दूसरे जगह ले जाएंगे तो बहुत सारे हमारे क्या होते, इंग्रेडिएंट ऐसे होते जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पे रहते हैं। यदि मैक्सिमम टेम्परेचर होगा तब भी वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मिनिमम रहेगा तब भी फॉल हो जाएंगे। तो प्रोडक्ट लेबलिंग भी मायने रखता है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छे से मायने रखता है, क्योंकि आप पैकेजिंग मटेरियल फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो उसके बारे में बताया गया होगा। ठीक, निम्न कल्चर कंपाउंडिंग में, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन करने में भी दिक्कत हो सकती है। ये सब चीजें मतलब कोई भी यदि परेशानी होगी तो सब लोग मेडिकल एरर यानी क्या होगा, एरर आ सकता है। तो ये सब तुम्हारे पास हो जाएंगे मेडिकल एरर के। तुम्हारे पास ये देखा जाए तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ से इंट्रोडक्शन है। ठीक है, क्या है ये तुम्हारे पास, इंट्रोडक्शन है। तो मेडिकल यानी मेडिकेशनल एरर का ये तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन हो गया। अब लास्ट में तुम्हारे पास क्या दे रखा है, टाइप ऑफ मेडिकेशनल एरर, इसके बारे में। अब पहला दे रखा है मेडिकेशनल एरर, मतलब जो आप मेडिसिन यानी ड्रग्स ले रहे हैं उसके द्वारा क्या होती है, दिक्कतें हो सकती है, मतलब उनके द्वारा यदि एरर आती है तो उसे क्या बोला जाता है, मेडिकेशनल एरर बोला जाता है। दूसरा डायग्नोसिस एरर, डायग्नोस्टिक एरर मतलब क्या होता है, जैसे आप डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है, डायग्नोस्टिक मतलब तुम समझो लैब टेस्ट हो गया, लैब टेस्ट आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं करा रहे हैं, मतलब तो कोई डॉक्टर है तो बोलेगा ये टेस्ट करा लिए, आपके उतना पैसा नहीं है, ठीक है, उतना पैसा नहीं है, तो उससे भी क्या हो सकती है, आप प्रॉपर अमाउंट में यदि चेकअप नहीं कराएंगे तो उन्हें पूरा डिजीज की कंडीशन नहीं पता चलेगी। अकॉर्डिंग टू डिजीज के अकॉर्डिंग, सॉरी, डिजीज के अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, ड्रग्स को अप्लाई किया जाता है। तब बताइए लैब में आप प्रॉपर अमाउंट में चेक नहीं कराएं, उससे डिजीज की कंडीशन नहीं पता चली, तो जिससे क्या हो सकती है, कोई मेडिसिन देगा उससे भी मेडिकेशनल एरर हो सकता है। तो ये डायग्नोस्टिक एरर एक उसमें ले। सर्जिकल एरर, सर्जिकल एरर मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं आप सर्जिकल प्रोसेस करने गए, उसके दौरान भी कोई एरर होता है तो भी उसे सर्जिकल एरर बोला जाता है। सिस्टमैटिक फेलियर मतलब, सिस्टमैटिक फेलियर मतलब आपके यहाँ जो सिस्टम वगैरह है वही फेल है। जैसे मान लेते हैं हमारा आपको थोड़ा सा दे दिया पैसा, उसके बाद क्या कर डॉक्टर वो दवा प्रिस्क्राइब करने लगते, उनकी कंडीशन कैसा है, क्या है, पूरा थोड़ा सा डॉक्टर को उसके बारे में थोड़ा सा पूछना चाहिए। ठीक, कंपनी कैसी है, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक, अब उसमें भी क्या होगा, देने लगते हैं, तब भी क्या होगा, एरर हो सकती है, तो उस एरर को हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। और क्या होता है, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन की कंडीशन बिना देखे ही हम क्या कर सकते हैं, मेडिसिन चलाने लगे। जैसे मान लेते हैं आपको भीड़ बहुत ज़्यादा है, सही से आप कोई दिखा, जैसे मान लेते हैं आपको इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, जैसे मान लेते हैं आप इम्प्लांट कोई डलवाए थे, जैसे नी वाले रीजन पे, ठीक है, यहाँ पर वाले रीजन, मतलब कहीं हड्डी में यदि प्लेटलेट वगैरह सड़ रहा है, ठीक है, प्लेट जो होती है हड्डी में पड़ी जाती है, लाई जाती है, वो उसकी कंडीशन सही से आप नहीं देखे, इन्फेक्शन हुआ, आप देखबे नहीं किए, अच्छा हो रहा, लो भाई ये दवा खाओ जाओगा, तो भी तो ये मेडिकेशनल एरर हो सकती है, तो दौड़ता रहेगा बंदा आपको, ठीक है, नहीं होगा। तो ये सब टाइप ऑफ मेडिकेशनल एरर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा काज ऑफ मेडिकेशनल एरर, इतने सारे तुम्हारे पास काज हैं, इनके द्वारा क्या हो सकती है, ठीक, मेडिकेशनल एरर हो सकती है। सबसे पहले एक्सपायरी प्रोडक्ट, इसीलिए बोला जाता है जागो ग्राहक जागो। अब तो बहुत सारी जगह ऐड आता है, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, लोगों को देखना है कि जो भी मेडिसिन आपको दी जा रही है, ठीक, वो प्रॉपर अमाउंट में उसकी एक्सपायरी डेट है या नहीं है, ठीक। तो एक्सपायरी डेट भी क्या कर देती है, मेडिकेशनल एरर सबसे ज्यादा पैदा करती है। इनकरेक्ट ड्यूरेशन, देखिए इनकरेक्ट ड्यूरेशन मतलब क्या होगा, यदि आप करेक्ट टाइम में जो मेडिसिन दी जा रही है उसे नहीं खाएंगे तब भी क्या हो सकती है आपका, यानी मेडिकेशनल एरर हो सकती है। अकॉर्डिंग टू देखा जाए
अभी तो आपको नहीं इतना होगा, अब तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते देखिए, क्योंकि हर एक तुम्हारे पास जो पैथोजन होते, चाहे वो बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो कुछ भी हो, ठीक, यानी तुम्हारे पास क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं। वो जो पैथोजन हर एक टाइम पे क्या कर देते हैं, अपने आप को रिप्लिकेट मतलब मल्टीपल करते हैं। तो डॉक्टर बोलता है उन्हें 3 टाइम, मतलब क्या 3 टाइम दवा खानी। तो अब बताइए, सुबह खा लिए मान लेते हैं, ठीक है, दोपहर को खा लिए और शाम में खा लिए, तो ये जो अल्टर यानी दिन वाला टाइम तो सही कंप्लीट हो गया, ठीक है। मगर रात टाइम में व्यक्ति जो पैथोजन है उसे मल्टीपल करने का क्या होगा, चांस ज्यादा हो जाता है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो क्या होगा, 8 तिरिक 24, मतलब हर एक 8 घंटे पे क्या होता है, आपको मेडिसिन लेनी ही लेनी। मगर इतना कोई करता नहीं भाई, है कि नहीं, हम ही नहीं करते लोग, डॉक्टर भी नहीं करते हैं, क्योंकि अब रात को उठ के थोड़ी ना मेडिसिन उठ के खाएगा, ठीक। उससे भी दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि आप अभी बैक्टीरियल यानी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस जब पढ़ेंगे ना, तो जब बैक्टीरियल रेसिस्टेंस हो जाता है तो उस पर कोई मेडिसिन कोई एंटीबायोटिक वगैरह काम नहीं करने वाली है, ठीक। तो ये तुम्हारे पास क्या लिखा, इनकरेक्ट ड्यूरेशन, मतलब आप सही टाइम पे दवा नहीं ले रहे तब भी मेडिकल यानी मेडिकेशनल एरर हो सकता है। इनकरेक्ट प्रिपरेशन, मतलब आप जो दवा प्रिपेयर किया गया है वो इनकरेक्ट है, सही से नहीं है, तब भी आपको क्या होता है, मेडिकल यानी मेडिकेशनल एरर हो जाएगा। इनकरेक्ट टाइम, ड्यूरेशन टाइम बात एक ही हो गया, ठीक है, मतलब आप सही टाइम पे क्या हो रहे हैं, मेडिसिन को नहीं ले रहे हैं तब भी आपको मेडिकेशनल एरर होने का चांस बढ़ जाता है। इनकरेक्ट डोज, डोज क्या होगा, इनकरेक्ट है, मतलब सही नहीं है। जैसे मान लेते आपकी डोज थोड़ा सा हाई है, ठीक है, मान लेते हाई क्यों है, क्योंकि आप बहुत दिन से क्या होगा एंटीबायोटिक खा रहे हैं, आपका जो भी डिजीज कंडीशन है, जो भी पैथोजन है वो क्या होगा, उसके प्रति रेसिस्टेंस हो गया, तो आपको डोजिंग थोड़ा सा बढ़ानी पड़ेगी, तो मतलब वही आप खा रहे हैं, ठीक। मान लेते आप देखिए, एक आता है एमोक्सिसिलिन 625, ठीक है, एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कैल्वेट होता है, तो उसमें 625, अब ये बताओ कईयों दिन से खा रहे हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए, तो ये बताओ ये जो पैथोजन इसके प्रति रेसिस्टेंस हो गया। अब मान लेते हैं कहेंगे आप सही इस ये वाला नहीं बताएं कितने दिन से हम दवा खा रहे हैं, वो एमोक्सिसिलिन क्या होगा 500 चला रहा है, एमॉक्स 500 चला रहा है, ठीक है। अब बताइए आप ऑलरेडी 600 mg खा के बैठे हैं तो 500 काम कर रहे हैं नहीं, तो इनकरेक्ट डोज भी क्या हो सकता है, इससे दिक्कत हो सकती है, इंग्रेडिएंट जिसे बोला जाता है, ठीक। और क्या लिखा है, नॉलेज एलर्जन, आपके बारे में यदि एलर्जन के बारे में अननोन नॉलेज उनके प्रॉपर अमाउंट में नहीं है तब भी उन्हें दिक्कतें हो सकती है। इसीलिए आप प्रिस्क्राइब करने से पहले मेडिकल हिस्ट्री, एज, वेट, नाम, पता, और ये यदि मेडिकल हिस्ट्री देख लेते कि ये डिजीज आपके कहीं पूर्वज को नहीं थी, ये सब यानी जेनेटिक लेवल पे भी हम उसे थोड़ा सा पूछ लेते हैं पेशेंट से, जिससे हमें दवा करने में क्या हो, थोड़ी सी आसानी हो। तो अननोन एलर्जन से भी क्या हो सकती है, आपको मेडिकेशनल एरर हो सकती है। इनकरेक्ट रेट मतलब क्या होगा, इनकरेक्ट रेट मतलब क्या होगा, जैसे मान लेते हैं आप जेनरिक मेडिसिन लेंगे तो उस पर प्राइजेज होती हैं, ज्यादा होती हैं, है कि कंपेयर टू पेटेंट मेडिसिन, ठीक। तो वो क्या रखा, आप बताइए वो ज्यादा अमाउंट में तुम्हें लगा भाई यार इतना नहीं, दूसरा दे दो, कंपनी का कोई दूसरा दे दो, तो थोड़ा सा लो क्वालिटी का दे देगा, ठीक, आपको पैसा कम कर देगा, तो उससे मतलब जो इंग्रेडिएंट मिलाया गया उसमें जेनरिक मेडिसिन में उसकी इंग्रेडिएंट कम है, लो क्वालिटी, तभी तो सस्ता दिया है, ठीक। तो उससे भी आपको दिक्कतें हो सकती है, मेडिकेशनल एरर हो सकता है। इम्प्रॉपर डोजेज, मतलब ये वाला इनकरेक्ट बात ही कही है, ठीक है। लिखा है रॉन्ग डोज फ्रॉम एरर, मतलब क्या होता है, डोज आपको गलत खा रहे हैं, ठीक, गलत तरीके से खा रहे हैं तब भी दिक्कतें हो सकती है। जैसे बोला जाता है ये दवा इसके बाद लीजिएगा, ये दवा इसके बाद, तब भी उसमें क्या हो गई, त्रुटियां आती, तभी समझिए वो क्या होगा, मेडिकेशनल एरर के अंतर्गत आती हैं। रॉन्ग ड्रग प्रिपरेशन एरर, मतलब क्या होगा, जो भी आप ड्रग्स ले रहे हैं उसे प्रिपेयर करने में ज्यादा सही नहीं है, कि नहीं तो दवा ये दवा इसके साथ तगड़ी काम करती है तो वो सब दूसरे के साथ दे दिए तब भी नहीं काम करने वाली है। मॉनिटरिंग एरर, मतलब जो आप मॉनिटर कर रहे हैं, ठीक, वही आपको रॉन्ग हो जाएगा, तब भी हो जाएगा। अदर एरर के अंतर्गत आता है कैलकुलेशन एरर, ठीक है। कैलकुलेशन ये मतलब कोई आप ड्रग्स बना रहे हैं, ठीक है, यानी कंपनी बना रही है उसमें कैलकुलेशन उसका सही नहीं, कितना इंग्रेडिएंट डालना है, कितना, ठीक है, फार्मास्यूटिकल ऐड डालना, कितना प्रिजर्वेटिव डालना, ये सब मायने रखता है एक मेडिकेशनल एरर के बारे में, ठीक है। क्योंकि अब देखिए ये एक प्रॉपर अमाउंट में डालेंगे तो मेडिसिनल एरर को आप क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कैलकुलेशनल एरर भी क्या कर देता है, मायने रखता है, ये पूरी फुल्ली कंप्यूटराइज होती है, ठीक। लुक ए लाइक, साउंड ए लाइक एरर, मतलब ये क्या रखा, जिसे हम लासा शॉर्ट में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इसे लासा बोला जाता है। अब ये लासा क्या होता है, यानी देखो सुनने में, जैसे मान लेते हैं आप कुछ दवा बोले भाई ये दे दो, तो उसमें सुनने में कोई दिक्कत हो सकती है, ठीक, सुनने में दिक्कत हुई तो दवा का क्या होगा, एक्सचेंज हो गया, जो दवा चाहिए थी वो प्रॉपर अमाउंट में मिल ही नहीं पाई, तो उससे भी यानी मेडिकेशनल एरर हो सकता है, ठीक। तो ये था मेडिकेशनल एरर का पहले क्वेश्चन का फुल आंसर के बारे में, ठीक। उसमें भी बचा था भाई, ठीक है, उसमें क्या रखा, स्ट्रेटजी हमसे पूछा था ना, तो वो सारी चीजें लॉन्ग है भाई, थोड़ा सा
प्यार से देखिएगा। स्ट्रेटेजी टू मिनिमाइज, अब हम क्या कर सकते हैं, क्या करें कि हमारा जो मेडिकेशनल एरर कम से कम हो जाए। थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक। लिखा वन प्रिस्क्राइब शुड बी राइटन फ्रॉम द ईच मेडिकेशन, मतलब क्या कहता है जो प्रिस्क्राइबर है वो जो भी दवा है सबको अच्छे से लिखा रहा है, एक ही प्रिस्क्राइबर मतलब एक ही पर्चे पे, ठीक। यदि मान लेते 2-3 पर्चा तो पेशेंट से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि पेशेंट को दूसरा पर्चा जब लाए तो उसी में पंच कर दिया जाता है, ठीक। बी साइड साइन द प्रिस्क्रिप्शन सेम होना चाहिए, मतलब दवा का नाम अब जो साइन होनी चाहिए सेम होनी चाहिए। ऑलवेज भी, ठीक है, सर्कल टू ऑफ द प्री प्रिंटेड ऑफ द प्रिस्क्राइब पैड, मतलब क्या होता है जो भी प्रिस्क्राइब पैड है, जैसे मान लेते हैं आपका वो कागज है, ठीक, उसमें जो इंपॉर्टेंट दवा उसे क्या कर दें, ऐसे सर्कल कर दें, या आप जो मेडिकल स्टोर वाले होते हैं नहीं है तो उस पर टिक कर दे भाई ये दवा हमें नहीं मिली, तो इससे भी हम मेडिकेशनल एरर को कम कर सकते हैं। डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिकेशनल एरर चेक ऑफ द केस ऑफ एनी डाउट, मतलब क्या होता है जब आपको कोई भी डोज में दिक्कत हो तो तुरंत आपको क्या कर देना है, डोज और फ्रीक्वेंसी के बारे में तुरंत डाउट हो तो तुरंत उन्हें क्वेश्चन पूछना है, ठीक। पेशेंट एज जरूर देखना, वेट देखना जरा, मॉनिटर ईच प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हर एक प्रिस्क्रिप्शन के बाद डॉक्टर को ये अनुरोध होना चाहिए, ठीक है। अनुरोध या फार्मासिस्ट का ये कर्तव्य बनता है कि यानी जब भी वो यानी पेशेंट आए तो यानी प्रिस्क्राइबर से कहने पहले उसका एज हमें कंफर्म करना, और हर एक बार आए तो उसे क्या कर देना, वेट को मॉनिटर करना है, ठीक है। वेट को क्या कर देना, मॉनिटर करना, मतलब वेट कभी कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है, यानी पेशेंट लीवर तथा रीनल फंक्शन चेकअप प्रॉपर कराना चाहिए, क्योंकि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो भी ड्रग्स की जाती है वो लीवर संभालता है और किडनी संभालती है, सब कुछ इसी पर निर्भर करता है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट KFT और LFT, मतलब लीवर फंक्शन टेस्ट किडनी फंक्शन टेस्ट, ये जरूर से जरूर होना चाहिए, ठीक। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, इधर आ जाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी शुड बी मेंटेन एसटीबीडी ट्रिपल एक्स नंबर ऑफ पिल होती है, ये आपका एक, ठीक है, ये तुम्हारे पास पिल्स का नाम है उसके बारे में होना चाहिए। कंडीशन टू फॉर द पेशेंट यानी इज बीइंग ट्रीट शुड बी मेंटेन ऑफ प्रिस्क्राइब, मतलब क्या कहता है यदि पेशेंट की कंडीशन सही है तो प्रिस्क्राइबर को सब कुछ देखते हुए उन्हें दवा लिखनी चाहिए, तभी उनका जाके क्या होगा, मेडिकेशनल एरर कम से कम होने वाला है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे क्या पूछ दिया है, डिस्क्राइब, ये तो हो गया भाई, चलिए ये तो हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब जैसे आप हॉस्पिटल में जाते होंगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल में ऐसे देखे होंगे सब कुछ कंप्यूटराइज है कि नहीं, अब इस समय में सब जगह है भाई, तो कौन सा एप्लीकेशन वहाँ यूज किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में आपको क्या कर देना, यहाँ से दिखाना, पूरा डिटेल में आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम हेडिंग डाल दिए, क्या देखिए लिखा है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल प्रैक्टिस, इसके बारे में पढ़ते, नीचे वाला थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक, तब आपको दिखाते हैं स्टार्ट, ठीक। तो ये तुम्हारे पास लिखा है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी, ठीक है। तो इसके बारे में आप सुनिए, देखो क्या बोल दिया। अब यानी ऐसा कौन सा एप्लीकेशन कंप्यूटर में जो हॉस्पिटल फार्मेसी में यूज करने के लिए है, जैसे आप ड्रग्स जाते होंगे, दवा आप तो बड़ी बड़ी दुकान पे तुरंत कोई भी दवा लिए तो कंप्यूटराइज सन मार के बिल आपको दे देता है, तो अपनी रेंज में से उतना घटा देता है। हम भी थे जहाँ पर, ठीक है, तो काम करते थे, ये सारी सिस्टम थी, मतलब एक भी टिकिया यदि गायब हो तो उसका दाम आपकी सैलरी में से लास्ट में काट दिया जाता था भाई, ठीक। तो यानी सब कुछ ये मेंटेन करना बहुत जरूरी है, उससे एक भी परसेंटेज चोरी नहीं होती है। कितना मेडिसिन आया वो, कितना मेडिसिन गया वो, कितना एक्सपायर हुआ वो, इस एरिया में कितना मेडिसिन ज़्यादा चल रही है कौन सी, वो सब कंप्यूटर आराम से बता देता है, इसीलिए एप्लीकेशन जरूरी है, ठीक। तो इसे भी थोड़ा देखते हैं। कंप्यूटर प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस बेसिक फार्मेसी रिसर्च, मतलब यदि कंप्यूटर देखा जाए तो बहुत ही जरूरी है क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस और बेसिक फार्मेसी रिसर्च के लिए। द यूज ऑफ कंप्यूटर हॉस्पिटल यानी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मेडिकल रिसर्च बी की नीट लार्ज हॉस्पिटल, मतलब ये क्या कर देते हैं, देखिए हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में क्या होते हैं, सब कुछ कंप्यूटराइज, मतलब जो पैड जो आपको पैसा जमा करने वाला हिस्सा अलग, मेडिकल स्टोर अलग, रिसेप्शन अलग, पर्चा काटने वाला अलग, ये सारी व्यवस्था अलग होती है विथ कंप्यूटराइज, ठीक। तो मान लेते आप वहाँ से अपना जैसे पर्ची कटाएं तो वहाँ पर सब आप बायोडाटा दे दिए, भान्य से वो सब जो नाम आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे सन से उठ के चल के आए यहाँ आएगा, सब बताओ कंप्यूटराइज है कि नहीं, बार बार आपको सब कुछ बताना नहीं पड़ेगा, ठीक। तो लिखा है फार्मासिस्ट यूटिलाइज द इंटरनेट गेदर इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजीज रिलेटेड टू थेरेपी फॉर पेशेंट, मतलब फार्मासिस्ट क्या कर देता, डिजीज की इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू निकालता, उनकी थेरेपी क्या है ये भी निकालता, ये सब ठीक पेशेंट को जिससे हम जल्द से ज़्यादा
कवर अप कर सकें। यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एम टू रिड्यूस द पेपर वर्क को भी क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। मैनुअल रिकॉर्ड भी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये सारा चीज हम यहाँ से कर सकते हैं। कुछ कॉमन वे है जिसे हम क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर हम कहाँ यूज कर सकते हैं। मेडिकेशनल ईरर को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जैसे मेडिकेशनल ईरर तो आप पढ़ ही चुके हैं बढ़िया से, एक अलग क्वेश्चन था। क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट, जैसे मान लेते हैं कोई डिसीजन हमें लेना है, थेरेपी से डिसीजन लिखा, यूज कंप्यूटर बेस ऑफ द टूल हेल्प द मेक द क्लिनिक डिसीजन रिगार्डिंग थेरेपी। मतलब कोई थेरेपी करना, आपको टूल्स नहीं पता, कंप्यूटर पे डालें, भन्न से वो बता दिया ये टूल्स रखते हैं, वो रिक्वायरमेंट। जैसे मान लेते हैं ऑपरेट कराने गए, ठीक है, ऑपरेट कराए गए तो टूल में उस ऑपरेशन में क्या क्या टूल लगेगा वो सब भी क्या कर देते हैं हम इंटरनेट के जरिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन के जरिए भन्न से डाल देंगे। या हमें मान लेते हैं कोई ऐसी ड्रग्स की रिक्वायरमेंट, हमें केमिकल पता, उसका ब्रांड नेम नहीं पता, केमिकल डाले वो कईयों दवा का ब्रांड ला छाप देगा यहाँ से, ठीक, ये हो गया। आल्सो प्रोवाइड द पेशेंट रिकॉर्ड, पेशेंट रिकॉर्ड को कंप्यूटर में रखा जाता है। ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब जो ड्रग्स किससे इंटरेक्ट कर रहा है उसके बारे में। पेशेंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, पेशेंट की फुल इंफॉर्मेशन हम उसमें रखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर यानी मेडिकल रिकॉर्ड, मतलब उसकी हिस्ट्री, क्या क्या मेडिसिन इसे चली है, पेशेंट का पूरा रिकॉर्ड, एलर्जी, मेडिकल हिस्ट्री, सब कुछ यानी लैब रिपोर्ट सब कुछ कंप्यूटराइज हो चुका है कि नहीं। बारकोड टेक्नोलॉजी, बारकोड टेक्नोलॉजी से हम बारकोड से क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट पे बार कोडिंग किए, बारकोड के हम जरिए क्या उसकी डेट, मैन्युफैक्चर डेट, एक्सपायरी डेट, उसका इंग्रेडिएंट सब कुछ भन्न से देख लिए, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा। यानी ड्रग्स इंफॉर्मेशन डाटाबेस, जो भी प्रैक्टिशनर रहेंगे वो लेटेस्ट ड्रग्स इंफॉर्मेशन जैसे डोज क्या देनी है, उसकी गाइडलाइन, साइड इफेक्ट, इंट्रैक्शन, सब कुछ हम कंप्यूटर के जरिए अब सब पा सकते हैं, ठीक है। अब तो देखिए कंप्यूटर के जरिए यहीं पर बैठे बैठे आप किसी भी डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, कौन सी दवा चलनी चाहिए, अपनी डीजी की कंडीशन बताएंगे, आपको वीडियो कॉल के जरिए सब कुछ आपको पर्चा बना के दे देंगे। ऐसे कईयों ऐप हैं मेरे भाई, ठीक है। फिर तुम्हारे पास यहाँ कुछ और लिख दिया है, ठीक, इसी में है ये, क्योंकि ये लॉन्ग है तो थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड जिसे हम EHR बोलते हैं, ये क्या कर देता है, ऑटोमेटेड फॉर्म होता है जो पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री मेंटेन कर देता है ओवर टाइम बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मतलब जो भी चीज़ें रहती है सब वो क्या कर देता है, मेंटेन कर देता है। इट कंटेन ऑल इसेंशियल, ठीक, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लिनिकल डाटा रिलेटेड टू पेशेंट, पेशेंट की जितने भी रिलेटेड डाटा सबको क्या कर देते हैं इसके अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। जिसमें क्या हो सकता है, पेशेंट का पास्ट मेडिकल हिस्ट्री हो सकती है, इम्यूनाइजेशन मतलब इसे कौन सा, ठीक है, कौन सा इंजेक्शन लगा है, कि वैक्सीन जिसे बोला जाता है वो लगा है कि नहीं। लेबोरेटरी इन्फॉर्मेशन भी यानी मेंटेन किया जाता है इसी के अंतर्गत, ठीक। मान लेते आपका कागज कहीं गुम हो गया, ठीक है, कागज गुम हो गया तो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हॉस्पिटल में ऊपर ऐसे लिखा जाता है, वो डालें, भरने से क्या होगा, इनका लैब रिपोर्ट, कितना जमा किए पैसा, कब से दवा चल रही है, सब कुछ मेंटेन हो जाएगा उसी कंप्यूटराइज में, ठीक। अब कंटेन आप EHR में क्या क्या हो सकता है, पेशेंट कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए, पेशेंट का नाम, एज, कहाँ का है, फोन नंबर, जीमेल, सब कुछ डिटेल होना चाहिए। एलर्जी मतलब उस पेशेंट को किस मेडिसिन से एलर्जी है ये भी मायने रखता है। इंश्योर इन्फॉर्मेशन, अब ये सब इन्फॉर्मेशन को आपको इंश्योर पूरा अच्छे तरीके, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल लिस्ट यानी मेडिकल लिस्ट हो चाहे हॉस्पिटलाइजेशन रिकॉर्ड, मतलब उनकी फैमिली हिस्ट्री को रखना है, मेडिकेशन लिस्ट की रखना है। और हॉस्पिटल रिकॉर्ड मतलब हॉस्पिटल ये कब से रह रहे हैं, कितने नंबर कमरा में हैं, ठीक, कब से इनकी दवा चल रही, कौन सी दवा चल रही, कौन से फिजिशियन देख रहे हैं, ये सब भी मेंटेन करता है EHR के अंतर्गत, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब हम आते हैं एडवांटेज ऑफ EHR के बारे में, ठीक है। इसका एडवांटेज क्या होता है, इट प्रोवाइड कंप्लीट एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट, मतलब इस EHR क्या कर देता है, कंप्लीट और एक्यूरेट पेशेंट की पूरी नॉलेज उठा के दे देता है कि नहीं, ठीक, क्योंकि सब कंप्यूटराइज है मेरे भाई। इट मेक पेशेंट रिकॉर्ड इजीली, मतलब पेशेंट का रिकॉर्ड हम इजीली देख सकते हैं कभी भी कहीं भी, ठीक। इट हेल्प द प्रिवेंट मेडिकेशनल एरर, यह मेडिकेशनल एरर को कम से कम कर सकते हैं क्योंकि हमें पूरा इनके बारे में फुल पता है, ठीक है। इट फिर क्या रखा, इजीली प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विस, मतलब हमें इनके बारे में सब कुछ कंप्यूटराइज पता है तो हम ये क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर जो सर्विस है हम इजीली यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं। डिक्रीज द पेपर वर्क कम कर सकते हैं। बुकलेट, जैसे आपके स्कूल में देखेंगे तो बहुत बड़ा रजिस्टर रखा जाता है, ठीक, उसे हॉस्पिटल में भी रजिस्टर रखा जाता है, अभी कई हॉस्पिटल में है, ठीक है, मगर अब मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल में जो थोड़ा डिजिटल हो गए सब कंप्यूटराइज हो गया है, ठीक। तो वो सब चीज़ें रखते हैं, रिकॉर्ड बड़ा तगड़ा
है कि नहीं। फिर क्या रखा, सॉफ्टवेयर यूज इन हॉस्पिटल, मतलब कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हॉस्पिटल में यूज किया जाता है। अभी जो EHR पढ़ के आए वो पहला सॉफ्टवेयर है जो सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है आपके इन चीज़ों में, ठीक। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम EHR शॉर्ट में बोलते हैं, यानी गाइडलाइन पल्स हो यानी प्लस होता है, ये सब सॉफ्टवेयर का नाम है मेरे भाई। आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पूरा डाटा बता दिया जाएगा। कुछ होते हैं यानी प्रेस्क्रिप्शन यानी सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं, मतलब पैसे पे चलते हैं, कुछ होते हैं फ्री की, कुछ दिन के लिए आप फ्री ले सकते हैं। बायर तुम्हारे पास CDA होता है 2000, ये भी होता है, यानी लिखा है रोच काउगू चेक, ये होता है। मेडिकल बिलिंग सॉफ्टवेयर जो सबसे ज़्यादा ये किया जाता है अपने हॉस्पिटल पे नहीं, ये मोस्टली किया जाता है इस वाले जो ये खोल के रखे हैं जी, केमिस्ट की दुकान खोल के रखे हैं उनके लिए है। इसमें आता है नेक्स्ट जेन हेल्थ केयर HER होता है, अमेजोन कंपेयर हैंड मेडिकल होता है, कोरियो होता है यानी केयर यानी क्या तो वेंट होता है, चीरो टच होता है, ये सब उसका सॉफ्टवेयर का नाम है। ई प्रिस्क्राइबर होता है, ई प्रिस्क्रिप्शन में क्या होता है आपका, ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। जैसे आप डिजीज की कंडीशन डालें तो बहुत बड़े बड़े डॉक्टर उसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व रहते हैं, तुरंत आपका पर्चा देखते हैं, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है सन से आपको एक पर्चा बना के दे देते हैं, ये आपकी मेडिसिन चलनी है, ठीक। मेडिकल रिसर्च सॉफ्टवेयर होता है, ये मोस्टली नहीं मगर मोस्टली ये और इधर ऊपर यूज किया जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर जो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है। ये था सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा है डिस्क्राइब द फार्माकोविजिलेंस एंड इट्स एम एंड स्कोप के बारे में बताना। सबसे पहले हमें डिफाइन करना फार्माकोविजिलेंस होता क्या है, उसका एम क्या होता है, उसका स्कोप को हमें क्या करना है डिटेल में देखने की रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो चलिए ये लॉन्ग है, इसे भी देखते हैं। इधर जितना भी रहेगा थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, शॉर्ट में आंसर रहेगा तो उसे हम जल्दी जल्दी देख लेंगे, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक। आपके सामने ये रहा फार्माकोविजिलेंस। अब फार्माकोविजिलेंस को दो वर्ड में तोड़िए, एक फार्माकोविजिलेंस तोड़िए। विजिलेंस मतलब क्या होता है, किसी भी दवा को हम देखेंगे, किस नज़रिए से देखेंगे, पैसे के नज़रिए से, ठीक है, या किसी और के नज़रिए से, या इफेक्टिव है कि नहीं इस नज़रिए से, उसी को क्या बोला जाता है फार्माकोविजिलेंस। तो यहाँ पर टर्म के बारे में आप समझेंगे तो आपको बड़ा मजा आने वाला है इस टॉपिक में, ठीक है। देखिए फार्माको, अब देखिए लिखा फार्माको इज मेड अप ऑफ द टू वर्ड, मतलब ये देखा जाए कि दो वर्डों से मिलकर बना था। पहला लिखा फार्माकोन और दूसरा क्या रखा विजिलेंस। फार्को मतलब यानी फार्माकोलो यानी फार्माकोन्स मतलब ड्रग्स या मेडिकल सब्सटेंस होती है। विजिलेंस मतलब टू कीप वॉच, मतलब उन्हें कैसे आप देखते हैं उसको मैनेज रखता है, उसी को हम फार्माको विजिलेंस बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO, अब डिफिनेशन यहाँ से तगड़ा दे रखा, प्लीज इसे अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो फार्माको विजिलेंस इज डिफाइंड एज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड यानी प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ एनी अदर ड्रग्स रिलेटेड टू प्रॉब्लम। कहने का मतलब क्या होता है, जो भी आप इसमें क्या करिए तो फार्माको डिफाइन करता है साइंस और एक्टिविटी आप रिलेटेड टू डिटेक्शन बताता, असेसमेंट बताता और अंडरस्टैंडिंग प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, मतलब इसका इफेक्ट क्या है कि दूसरे मेडिसिन के साथ दिया जाए कि नहीं, ठीक है। यानी आप एनी अदर मेडिसिन रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब ये दवा किसी को दिए तो उससे उन पर्सन को दूसरी यदि कोई मान लेते प्रॉब्लम होती है तो उसी को देखने के लिए हम क्या बोला जाता है फार्माको विजिलेंस के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक। आपको ये आ गया होगा समझ में फार्माको विजिलेंस के बारे में, ठीक है। चलिए रुको इसकी हिंदी में आपको पढ़ के सुना देते हैं, ठीक। तो यहाँ से आप इसके बारे में लिखा, देखो शब्द फार्माको विजिलेंस ये ऐतिहासिक विकास का ग्रीक शब्द फार्माकोन से लिया गया, जिसका मतलब दवा यानी औषधि होती है। लैटिन भाषा विजिलेंस, जिसके मतलब क्या होती है जागने के लिए। अब देखिए ये तो हमने बता ही दिया। अब WHO के अनुसार फार्माको यानी फार्माको विजिलेंस की डिफिनेशन क्या होती है, दवाओं के प्रतिकूल प्रक्रिया का पता लगाने के लिए, मतलब कोई दवा है उसकी साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, मूल्यांकन समझ और रोकथाम से संबंधित विज्ञान के गतिविधियों, ठीक है, गतिविधियों और दीर्घकालीन और अल्पकालीन प्रतिकूल प्रभाव, मतलब यदि ये दवा खा रहे हैं तो लंबे समय तक लेके क्या नुकसान हो सकता है, ये शॉर्ट समय के लिए क्या नुकसान हो सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं फार्माको विजिलेंस के बारे में बोलते हैं, ठीक। आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए हम क्या कर देते हैं मेन मुद्दे पर अपना चलते हैं, ठीक, जो हम पढ़ाने स्टार्ट करते थे ये वाले पे, ठीक है। तो ये हो गया फार्माको विजिलेंस की थोड़ा सा इसके बारे में। अब हमसे कहा था एम के बारे में, जो पूछा उसी को हम चिपकाएंगे, ज्यादा नहीं अब, ठीक है। तो यहाँ पर फार्माको विजिलेंस के बारे में पहला दे रखा, पहला पॉइंट, दूसरा ये सब पॉइंट में दे रखा, ठीक है। पॉइंट में लिखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आने वाला। फिर लिखा टू मेक ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट इफेक्टिव, मतलब क्या कर देना, ऐसा डोज बनाना है जिससे हम पेशेंट को क्या कर सकते जो ट्रीट करें ज्यादा इफेक्टिव, ज्यादा क्या होगा इफेक्टिव हो।
टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर एंड सेफ्टी रिलेटेड विथ यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब अपने पेशेंट का जो भी केयर है उसे इम्प्रूव करना, उसके साथ साथ सेफ्टी रिलेशन भी हमें देखना कि मेडिसिन यदि यूज करें तो उसकी सेफ्टी क्या है, यदि साइड इफेक्ट है तो उसे हम किस दवा के द्वारा रोक सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें केवल हाँ अच्छा बढ़िया हो रहा है मान लेते कोई साइड इफेक्ट दिखने लगा तो हमारे पास कोई क्योर ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेफ्टी रिलेटेड विद द यूज ऑफ मेडिसिन, ये भी मायने रखता है। द यूज ऑफ मेडिसिन एंड ऑल मेडिकल एंड पैरामेडिकल इन्वेंशन सच है द अल्ट्रासाउंड बीसी यानी सीबीसी, यानी तुम्हारे पास ये सीबीसी ब्लड टेस्ट होता है, ईसीजी, ये सब तुम्हारे पास क्या होते हैं, इसी फार्माकोविजिलेंस का ही यूज किया जाता है। ठीक, तो वही लिखा यूज ऑफ दवाएं, मतलब दवा का यूज ऑल मेडिकल और पैरामेडिकल इंटरवेंशन में किया जाता है, जैसे तुम्हारे पास अल्ट्रासाउंड में, सीबीसी में, ईसीजी में, ये सब में किया जाने वाला है। टू इम्प्रूव, ये क्या कर देता है, इम्प्रूव करता किसी भी पब्लिक हेल्थ को, और सेफ्टी रिलेटेड ये भी बहुत जरूरी है। ठीक, वही लिखा है, हम क्या कर देते हैं, ये हमारे पास जो है पेशेंट की हेल्थ को थोड़ा सा इम्प्रूव करते हैं, और सेफ्टी रिलेटेड मेडिसिन की जो भी सेफ्टी होती है उसे भी ये मायने रखते हैं। टू, ठीक है, नेक्स्ट कर दे रखा है टू अर्ली डिटेक्शन एडवर्स इफेक्ट इफ, यानी ड्रग्स इफेक्ट, मतलब कोई आपका ड्रग्स है अर्ली स्टेज में, मतलब पहले ही क्या कर देते हैं डिजीज की पूरी कंडीशन, मतलब विकराल होने से पहले ही क्या कर देते हैं उसकी कंडीशन को हम जान लेते हैं। तो वही लिखा अर्ली डिटेक्शन एडवर्स इफेक्ट ड्रग्स, इसे भी मायने रखता है, यानी फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क फैक्टर, जो रिस्क फैक्टर होता है उसे भी हम आइडेंटिफाई आराम से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था एम के बारे में। स्कोप के बारे में चलते हैं। ठीक है, स्कोप के बारे में, क्योंकि हमें पूरा डिटेल में इसे देखना है, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, स्कोप यहाँ से बता, देखो स्कोप ऑफ फार्माकोविजिलेंस, यहाँ से ये वाला चीज़ आपको ट्री मॉडल में बनाइएगा तो ये थोड़ा सा मजा के साथ पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक पेन दादा भाई तू ए भाई सब वही है क्या। ठीक है, ये वाला नहीं, ये तुम्हारे पास है। स्कोप में सबसे पहले पेशेंट की मॉनिटरिंग की जाती है, पहला। दूसरा क्या हो जाती है, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन ये की जाती है। तीसरा हर्बल मेडिसिन, और चौथा तुम्हारे पास डिजीज कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, और लास्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एकेडमी के अंतर्गत आ जाएगा। और यदि आपको पता तो यहाँ से आप छाप सकते हैं। दोबारा सुनिए, स्कोप में आपको यदि आए तो ये लॉन्ग में लिख कर इन्हीं को थोड़ा थोड़ा डिफाइन करिए। पहले लिखा पेशेंट मॉनिटरिंग, यानी पेशेंट मॉनिटरिंग हम कैसे कर सकते हैं, उनके हेल्थ को इंप्रूव कराएंगे, हेल्थ का क्योर जल्दी से जल्दी करेंगे विथ सेफ्टी ऑफ मेडिसिन, मतलब डिजीज की कंडीशन को देखते हुए हमें क्या कर देना, उनकी कंडीशन को मैनेज रखना है। ठीक, इम्यूनाइजेशन करना है, फार्माकोविजिलेंस के अंतर्गत आता है। हर्बल मेडिसिन इसी के अंतर्गत आता है। डिजीज कंट्रोल एंड पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम इसी के अंतर्गत आता है। एकेडमी जो एजुकेशन वगैरह होती इसी के अंतर्गत आती है। ठीक, तो ये था आपका स्कोप एंड फार्माकोविजिलेंस के बारे में। ठीक, इतना हमने देखा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारे पास लिखा डिफाइन, हमने फार्माकोविजिलेंस देख लिया, फिर देखा डिफाइन पॉइजन। पॉइजन एक्चुअल में होता क्या, इसे डिफाइन करना। एंड टेस्ट ऑफ पॉइजन गिव द एक्सप्लेन, यानी देयर एंटीट्यूड, मतलब सबसे पहले पॉइजन के बारे में बताना पड़ेगा, उसके बाद एंटीट्यूड एंटीडोट को क्या कर देना, पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या कर देते हैं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं पॉइजनिंग क्या होती है। जहरीला नाम सुन के कहते हैं यार इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई, इन्हें जहर खिला दिया गया, ये कर दिया वो कर दिया गया, तो उसी को क्या बोला जाता है, फूड पॉइजनिंग बोला जाता है। तो लिखा है तुम्हारे पास, क्या लिखा है यहाँ पर, ये टाइप ऑफ पॉइजनिंग के अंतर्गत आएगा। सबसे पहले तुम्हारे पास के लिखे पॉइजनिंग की परिभाषा, यानी इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। पॉइजनिंग एक ऐसा सब्सटेंस होता है when consume or inhale apply to skin, यानी इंजेक्ट etc क्रिएट प्रॉब्लम विद द बॉडी एंड तुम्हारे पास प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑन द बॉडी। कहने का मतलब जो तुम्हारे पास पॉइजन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, एक केमिकल हो सकता है, कोई एक ऐसा सब्सटेंस होता है, यदि मान लेते कोई पर्सन कंज्यूम कर ले या कोई पर्सन इनहेल कर ले या किसी अप्लाई टू स्किन पे अप्लाई करे, अंदर चल जाए, या इंजेक्ट कर ले किसी के थ्रू, अब वो क्या करे, हमारी ये सब चीज़ें हमारे शरीर के ऊपर यदि प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, जिससे हमें क्या होगी, दिक्कत होगी, या वो प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट यानी बॉडी, मतलब हमारे शरीर के ऊपर क्या करेगा, ये हार्मफुल इफेक्ट यदि पैदा करेगा, उसी को हम पॉइजनिंग बोलते हैं। ठीक, सिंपल से सुनिए, एक ऐसा चीज जो हमें क्या करे, अब किसी के थ्रू, चाहे वो आदमी कोई ले ले या इनहेल कर दे या स्किन पे लगा दे, इंजेक्शन के थ्रू ले ले, जिससे हमारी बॉडी एक्टिविटी, मतलब जो अभी हमारी बॉडी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, उसमें कोई भी इफेक्ट यदि पैदा करे तो उसे हम क्या बोलते हैं,
पॉइजनिंग बोलते हैं। क्या बोल दिए उसे हम? पॉइजनिंग बोल दिए। लिखा इट मे बी एनी ड्रग्स, वो क्या हो, कोई दवा भी हो सकती है, एनिमल पॉइजन भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं बिच्छी, सांप, ठीक है, सारी चीजें हो सकती हैं। बैक्टीरियल कंटामिनेशन ऑफ फूड, फूड के द्वारा जो कहते हैं ना फूड पॉइजनिंग होगा, वो बैक्टीरिया के द्वारा वो भी हो सकता है, कोई आप ड्रिंक कर लिए उससे भी हो सकता है, तो इसी के पॉइजनिंग बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखा ए पॉइजन चेंज द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यदि हमारे शरीर के अंदर पॉइजन गया तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को क्या करेगा, ठीक है, चेंज करेगा, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। केमिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब कर देगा और डैमेज द सेल यानी फ्रॉम फंक्शन, मतलब सेल की फंक्शन को क्या कर देगा, डैमेज करेगा। उसके बाद डिजीज एंड डेथ ऑफ अकर, मतलब वो पहले डिजीज काजेज करेगा, यदि नहीं ट्रीट किया गया समय से तो आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो ये हो गया पॉइजन के बारे में। टाइप ऑफ पॉइजन देख लीजिए यहाँ से, क्योंकि हमें पॉइजन को डिफाइन करना, एक्सप्लेन ज़्यादा हमें एंटीडोट को करना है, मगर सुन लीजिए इसमें, यानी टाइप ऑफ पॉइजन, ये तुम्हारे पास केमिकल हो सकते हैं, केमिकल में कई हो सकते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, बैक्टीरियोसाइड, इंसेक्टिसाइड, जैसे आप ये खेत उत में डालने वाली दवा नहीं होती, सब केमिकल के अंतर्गत आती है, ठीक। साइनाइड हो गई, सब ये सारी चीजें। हाउस होल्ड, जैसे ब्लीचिंग पाउडर खा लेंगे तो, कैरोसिन खा लेंगे तो, रैट वगैरह जो रैट किलर होता है उससे वो इस सब सारी चीजें से हो सकती है। इंडस्ट्री में जैसे मेथेनॉल हो गया, इथाइल ग्लाइकॉल हो गया, साइनाइड हो गया, ये सब भी क्या हो गया, पॉइजन के अंतर्गत आता है। टॉक्सिक प्लांट, जैसे कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो खतरनाक टाइप हैं, जैसे पॉइजन मशरूम, मशरूम खा लेंगे तब भी दिक्कतें हो सकती है। टॉक्सिक हर्बल प्रिपरेशन, तब भी दिक्कत होता है। इसीलिए आप बोला जाए हर्बल वो, तो उसे जिसे जानकारी रहती है वो सब अच्छे से देख लेते हैं, नहीं तो आप कोई भी पेड़ उठा खा लिए, दिक्कत हो गया, आपको मर गए, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। यानी बाइट, तुम्हारे पास क्या होता है, वेनम, स्नेक, ठीक है, स्पाइडर, ये सब कुछ भी हो सकती है। जैसे स्पाइडर, यानी टॉक्सिक देखा जाए तो हमारे अगल बगल जितनी जहर है, दो ये जहर है, एक न्यूरोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक। जैसे मान लेते किसी को सांप काट लिया था, इसी न्यूरो और हीमोटॉक्सिक के अंतर्गत डॉक्टर देख के उन्हें ट्रीट करता है, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या हो जाता है, इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट हो गया। अब कुछ इंसेक्ट होते हैं, जैसे तुम्हारे पास क्या लिखे कि कुछ इंसेक्ट होते हैं, सॉरी इंसेक्टिसाइड होते हैं, इंसेक्टिसाइड होते हैं जो इंसेक्ट को मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास आर्जेनोफॉस्फेट होता है, आर्जेनोक्लोराइड होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें आते हैं जो आप यदि खेती बाड़ी वाला करते होंगे तो आप केमिकल देखना, जो छिड़क जाता है उस पर सब केमिकल है, वो भी यदि खा लेंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक। अब क्या लिखा, थेरेपी ड्रग्स ओवरडोज, मतलब कोई बंदा ज़्यादा दवा कर लिया, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स खा रहा है, ठीक है, यानी NSAID ड्रग्स ज्यादा अमाउंट मिलेगा तब भी टॉक्सिक नेचर का हो सकता है। यदि मान लेते हैं कोई नारकोटिक ड्रग्स ले रहा है, क्या हो गया, नारकोटिक ड्रग्स, मतलब नारकोटिक ड्रग्स ले रहा है तभी उन्हें दिक्कत हो सकती है। ऐसे कईयों कारण हो सकता है जिससे पॉइजन क्रिएट कर सकता है। लीगल ड्रग्स, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स, जैसे कोडीन का नाम सुने होंगे, ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया जाए, कोडीन का नाम हो गया, ठीक है, कोडीन का नाम सुने होंगे, मार्फिन का नाम सुने होंगे, ये सब ज़्यादा डिजीज कर यानी पॉइजन नेचर के हो सकते हैं, ठीक। तो ये था पॉइजन के बारे में। हमें एंटीडोट के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है। एंटीडोट आपके सामने ये रहा, ठीक है। यदि आप नहीं लिखेंगे पॉइजन है, टाइप ऑफ पॉइजन यदि लॉन्ग में आएगा तो उसे टाइप कर देना है, नहीं तो पॉइजन की डिफिनेशन सीधे आपका एंटीडोट पे आ जाना। एंटीडोट क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो पॉइजन को कम करता है, उसी को काम हो जाएगा। मतलब सुनिए, जैसे मान लेते हैं आप जहर कहते हैं, जहर को काटता है, तो सब क्या कर देते हैं, जहर के अकॉर्डिंग जहर लगा देते हैं, ऐसा नहीं कि जहर लगा देते, उसी का एंटीडोट बोला जाता है उसे, ठीक है। अब लिखा है एंटीडोट इज ए सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द पॉइजन, ये पॉइजन को न्यूट्रलाइज करता है या रिड्यूज इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन बॉडी, या तुम्हें पूरी तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा या हार्मफुल जो इफेक्ट है उसे कम कर देगा कि हमारी बॉडी पर ज्यादा नुकसान न करे। उसके बाद हमारी इम्यूनिटी तो है झेल के कार्य की, मारेगी, उनकी ऐसे तैसे कर देगी, ठीक। तो लिखा दो सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन पेशेंट इज कॉल्ड एंटीडोट, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या कर देता है, किसी भी पॉइजन को ट्रीट करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम एंटीडोट बोला जाता है। एंटीडोट तीन तरह के होते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल एंटीडोट और केमिकल एंटीडोट और मैकेनिकल एंटीडोट, क्योंकि हमें इसके बारे में कहा है तो इसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक। यानी एंटीडोट तो जान गए, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जो पॉइजन को रिड्यूस करता, कम करता, उसे हमें एंटीडोट बोला जाता है। ये तीन तरह के होते हैं, फिजियोलॉजिकल, केमिकल और मैकेनिकल होते हैं। तो हम सबसे पहले फिजियोलॉजिकल, ये क्या करता है, इट काउंटरेट, ठीक है, पॉइजन इफेक्ट बाय द प्रोड्यूसिंग, यानी
अब यानी क्या दे रखा, अपोजिट इफेक्ट, मतलब जैसे मान लेते हैं जैसे कोई ड्रग्स नहीं दी जाती उसके अपोजिट तुरंत वर्क कर देता है, जैसे कैफीन ऑन मार्फ यानी कैफीन और मार्फिन एट अपोजिट एक्शन दीज एंड सप्रेस, मतलब क्या, यदि मान लेते किसी मार्फिन हो गया तो उसे भरने से कैफीन कर दिया जाता है, ठीक है, या कैफीन यदि मान लेते ज्यादा अमाउंट मिले तो उसे मार्फिन का इंजेक्शन दे दिया जाता, तुरंत उसे अटैक करके सप्रेस कर देता, बस काम खत्म। इसलिए कहते हैं लोहे को लोहा काटता, यानी हीरे को पता नहीं क्या काटता कहेंगे सर बेइज्जती कर दिए, ठीक, मतलब कहते हैं जहर को जहर काटता, तो वही चीजें यहाँ से बोल दिया गया है कि केमिकल एंटीडोट क्या होता है, इट केमिकल यूज टू यानी देखा लिखा इट चेंज द केमिकल नेचर ऑफ पॉइजन, मतलब जो पॉइजन का केमिकल नेचर उसे क्या कर देगा, तोड़ देगा, क्योंकि केमिकल सब बांड पे है, हर एक बांड को ब्रेक करेगा उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काम खत्म। लिखा तुम्हारे पास सोडियम थायोसाइनाइड यूज टू ऑफ द साइनाइड पॉइजन, मतलब कोई साइनाइड यदि चाट लिया तो उसे सोडियम थायोसाइनाइड दिया जाता है, जिससे उसे साइनाइड को सप्रेस कर देता है, ठीक। मैकेनिकल एंटीडोट क्या होता है, मैकेनिकल एंटीडोट क्या होता है, इट प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन बॉडी, मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं करने देगा, लो भैया, क्योंकि जब एब्जॉर्ब नहीं होने देगा तो जाहिर सी बात कहीं डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होगा ब्लड के अंदर। तो ये लिखा है चारकोल एब्जॉर्ब द पॉइजन एंड प्रिवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ बॉडी, मतलब चारकोल यदि ले लिए तो पॉइजन को खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा, पूरी शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होने नहीं देगा। एल्बुमिन इट मेक द लेयर ऑफ इंटेस्टाइन, ठीक है, ये लेयर ऑन इंटेस्टाइन लाइनिंग एंड प्रिवेंट द एब्जॉर्प्शन, एल्बुमिन जाएगी हमारे इंटेस्टाइन पे, वहां पर ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, लो भैया वहीं ब्लॉक कर देगी, ठीक, अब ज्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ, काम खत्म। तो ये सब सारी चीजें एंटीडोट के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया, हमने पॉइजन को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द लासा, लासा को क्या बोला जाता है, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक ड्रग्स इन टाल मैन एज पर ISMP के बारे में दिखाना हमें, यानी एक इंस्टीट्यूट का नाम है, उसी के आधार पर पढ़ा हुआ है। मतलब लासा क्या होता है इसके बारे में पूरा थोड़ा सा डिफिनेशन लिखनी है, एक दो एग्जाम्पल, उसके बाद ये वाला तो आपको थोड़ा सा लिखाना, शॉर्ट है तो कम से कम एक पेज आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आपके सामने ये आ गया, ठीक है, लासा के बारे में। अब लासा क्या होता है, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक, ये सब थोड़ा थोड़ा फुलने में भाई याद रखिएगा, यही सब आगे चल के आपको क्या एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो लासा मीन क्या होता है, यहां तो लिख ही दिए, दीज ड्रग्स विच आर हैव सिमिलर अपीयरेंस, मतलब देखने में सिमिलर लगे, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, आपकी है, ठीक है, बंदी, अब कहेंगे सर ये बंदी कहाँ बीच में आ गई, ठीक, तो आपकी उसकी मान लेते हैं कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, आप दोनों देखने में सिमिलर हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे भाई क्या है, या दो भाई बहन है, ठीक है, दो भाई बहन यानी जुड़वा समझो, दो जुड़वा भाई या दो जुड़वा बहन मान लेते हैं, तो जुड़वा दो भाई है, एक लोग गया एक लोग आया, भाई अभी ये गया था एक आया, वही है कि क्या है, ठीक है, मान लेते हैं सिमिलर कपड़ा पहने रहे, तो देखने में यदि सिमिलर रहे तो उसे क्या बोला जाता है, सिमिलर अपीयर, मतलब देखने में लुक सेम लगे। सिमिलर स्पेलिंग, उनकी स्पेलिंग भी सिमिलर हो, यानी क्या होता है प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन यानी क्या होता है, वेदर द ब्रांड नेम इन जेनरिक नेम लगभग सेम रहे, उसी को हम क्या बोलते हैं, लासा बोलते हैं। देखिए सुनिए, मतलब क्या होगा, कोई किसी पर्सन का नाम है लगभग सिमिलर है, ठीक है, लगभग सिमिलर है, उनकी स्पेलिंग भी थोड़ा बहुत सिमिलर है, कहीं थोड़ा जाके क्या हो जाएगी, चेंजेज हो जाएगी, ठीक है, तो उसी में क्या हो सकती है, दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है, तो उसी को क्या बोला जाता है, लासा बोल दिया जाता है, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक, ये बोल दिया जाता है। इसका एग्जांपल जैसे फोलिक एसिड है तो क्या बोलते हैं, फोनिलिक एसिड बोल दिया गया, रेट्रोवीर है तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिटोनावीर बोल देते हैं, डाइक्लोफेनेक होता है हम बैक्लोफेनेक बोल देते हैं। अब ये सब क्या होता है, जैसे फोलिक एसिड आयरन की चीजें होती है, डाइक्लोफेनेक देखा जाए तो दर्द की दवा होती है, अब बैक्लोफेनेक जब क्या हो जाता है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रीजन पे रिफ्लैक्स एक्शन होता है तो उसमें यूज किया जाता है। एटलीस्ट लगभग देखा जाए तो सीम है, ठीक है, ऐसा हमारी दुकान पे आया कहेगा बैक्लोफेनेक देते हैं, हम डाइक्लोफेनेक काट के दे रहे हैं, कह रहा भाई बैक्लोफेनेक, तो हम सोचे कंप्यूटर में डालें तब देखें भाई बैक्लोफेनेक है, भाई ऐसे कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो हमने बता दिया इसके बारे में। फिर क्या रखा, टालमैन लेटरिंग एज पर IPS, ठीक है, टालमैन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। टालमैन मतलब कैपिटल लेटर के बारे में बोल रहा हो, ठीक है, लिखा है इंस्टीट्यूट फॉर सेल मेडिकेशन प्रैक्टिस, जिसे हम क्या बोलते हैं, I से इंस्टीट्यूट, S से हमारे सेल हो जाएगा, M से मेडिकेशनल हो जाएगा और P से प्रैक्टिस हो जाएगा। डिस्कवर द टर्म ऑफ द टालमैन लेटरिंग, मतलब इन्होंने किसने, यानी जो ये तुम्हारे पास है, यानी टालमैन लेटरिंग की डिस्कवरी किसने किया था, ISMP एक इंस्टीट्यूट का नाम उन्होंने किया था। इन्होंने जो भी सिमिलर ड्रग्स है उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा क्या कर दिए हैं, घटा बढ़ा दिए हैं, ठीक है, तो उसी को लिखा। टालमैन लेटरिंग इज टेक्निक, ऐसी टेक्निक होती है टू डिफरेंशिएट द सिमिलर ड्रग्स नेम, मतलब जो भी ड्रग्स का नाम सिमिलर है उसे क्या कर देंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देंगे,
ठीक है, लिखा कॉज मिस्टेक यानी मिस्टेक डूरिंग द डिस्पेंसिंग एंड हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या होता है जिसमें हमारे पास मिस्टेक कम से कम हो, डिस्पेंस करने में, हैंडलिंग यानी किसी पर्सन को देने में, एडमिनिस्ट्रेशन करने में ज़्यादा दिक्कत हमें न हो। तो ये सब हम इसीलिए कर देते हैं जिससे थोड़ा सा देखने में सही लगे। ठीक, देखने में सही लगेगा तो बोलने में भी थोड़ा सा बोलेंगे तो रुक के बोलेंगे और उस शब्द को हाईलाइट कर दिया जाएगा कैपिटल लेटर में। ठीक, पेन लिखा इन दिस टेक्निक द मेन पार्ट ऑफ द ड्रग्स नेम राइट इन द अपर लेटर। ठीक, अपर केस लेटर यानी कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, मतलब उस ड्रग को क्या कर देते था, कैपिटल लेटर से कर दिया जाता, जो थोड़ा सा उसमें ठीक है सुनने में डिफरेंशिएट थोड़ा सा लगे और उसे देखने में, मान लीजिए सुनने में वैसे ही लगेगा मगर देखने में थोड़ा सा लगेगा, उसे कैपिटल लेटर और अदर पार्ट को क्या कर देते हैं, सिमिलर स्मॉल लेटर से ही रखते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या एसिटाजोलामाइड, उसमें क्या दे एसिटोहेक्सामाइड दे रखा, डोपा डीओपी एपामिन, डोपामिन हो गया तो इसे हम क्या बोल देते हैं BOB यानी DOU, ठीक, DOBNOT डोटानामीन दे रखे हैं। साइक्लोस्पोरिन, इसमें देखिए हमने गड़बड़ कर दिया, साइक्लोस्पोरिन को तुम थोड़ा सा बड़ा कर देना। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है गिल्मी, ठीक है, गिल्मीजाइड, गिल्मीजाइड में क्या होता है यानी क्या होता है ग्लाइबुराइड दे रखा, बिन ब्लास्टीन, इसमें ये भी आप कैपिटल कर दीजिएगा, और क्या दिक्कत बिन क्रिस्टीन। तो ये सब आपका ड्रग्स में जो थोड़ा सा डिफरेंस किया गया यही मायने रखता है भाई। ठीक है, तो ये था किसके बारे में, हमने लासा के बारे में भी डिटेल में कंप्लीट स्टडी कर ली, मतलब लासा के बारे में 1 2 3 4 क्वेश्चन बचा, इसे थोड़ा तेजी से हम करते हैं। ठीक है, इधर आ जा भाई। ठीक, फिर क्या लिखा है, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड, ठीक है, जिसे हम क्या भैया 5P स्टेटमेंट बोलते हैं, मतलब क्या रखा है, राइट ए नोट ऑन द हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड या 5P स्टेटमेंट के बारे में आपको लिखा गया। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं यहाँ से। ठीक, तो ये लिखा तुम्हारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंड और या 5P स्टेटमेंट के बारे में, तो ये शॉर्ट है तो ज़्यादा हमें ज़्यादा नहीं दिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंडर्ड या 5P स्टेटमेंट के बारे में यहाँ दिया। अब इसके बारे में क्या होता है, या 5P तुम्हारे पास ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिप्रेजेंट करती है, असिस्टेंस करती है फार्मेसी को, यानी फार्मास्यूटिकल साइंस और एजुकेशनल वर्ल्ड वाइड, मतलब ये क्या कर देती है, या 5P देखा जाए तो एक तरह का ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी मान लेते हैं हॉस्पिटल में फार्मेसी हो रही है, ठीक, उसमें क्या सावधानियाँ बरतनी है, क्या चीज़ें करनी है, ये सब कौन यानी करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है या 5P करती है। ठीक, यदि फार्मेसी हो या फार्मास्यूटिकल साइंस हो, यहाँ पर मेडिकेशनल बनाई जाती है, और एजुकेशनल वर्ल्ड वाइड पूरे यानी दुनिया में या 5P साउथ यानी अपना कंट्रोल करती है। इन 2008 में कॉन्फ्रेंस वाज द कंडक्ट इन बेसल, बेसल में तुम्हारे पास स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड की एक जगह जिसे हम वेसल बोलते हैं, स्विट्जरलैंड बाई या 5P विच इंक्लूड हॉस्पिटल फार्मेसी, इन्होंने हॉस्पिटल फार्मेसी को इंक्लूड किया ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड डिस्कस किया कि फ्यूचर ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इन्हीं के हाथ में रख दिया गया। ठीक है, यानी पूरी स्टडी मतलब हॉस्पिटल के बारे में क्या नया रिसर्चेज होगी या 5P बताएगी, कौन सी मेडिसिन कैसे चलाना है सब कुछ या 5P अपने अंतर्गत संभालेगी। ठीक है, यदि रेसिस्टेंस हो गया तब कुछ करेगी, सब कुछ या 5P अंतर्गत होगा। ठीक है, या 5P बेसल स्टेटमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, खरीदारी। इन यानी तुम्हारे पास दूसरा क्या होगा, इन्फ्लुएंस ऑन द प्रिस्क्राइबर, डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर चॉइस, कास्ट, मार्केटिंग, सब कुछ आपको मैंने कि नहीं हमारा डॉक्टर ऐसा है तो ऐसा करेंगे। ठीक है, उनका कास्ट हम बढ़ा के दुनिया कर देंगे, ऐसा नहीं, मार्केटिंग सब कुछ या 5P कंट्रोल करता है। यानी प्रिस्क्रिप्शन एंड डिलीवरी ऑफ मेडिसिन सब कौन कंट्रोल करता है, या 5P। ठीक है, इसमें ये सब बोला गया था, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो या 5P के अंतर्गत करना है। मॉनिटरिंग ऑफ मेडिसिन यानी मेडिसिनल यूज, इसके बारे में ह्यूमन रिसोर्सेज के देखते हुए सारी चीज़ें करना। तो ये था किसके बारे में, हॉस्पिटल, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंड या 5PN यानी या 5P बेसल स्टेटमेंट क्या दिया गया था उस समय जब ये 2002 यानी 2008 में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था तो। ठीक, तो इसके बारे में था। नेक्स्ट पे आते हैं, हमारे पास क्या लिखा, हॉस्पिटल स्टैंडर्ड देख लिए। अब लिखा है तुम्हारे पास यहाँ से लिखा रेडियो फार्मास्यूटिकल, यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है, इनका ब्रीफ स्टोरेज के बारे में बताना। सबसे पहले रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना, फिर स्टोरेज कैसे करना है ये भी बताना पड़ेगा। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल का नाम सुने होंगे, जैसे ऐसी कुछ केमिकल कीमोथेरेपी, जैसे कहते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम इन्हें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग किए है कि नहीं। जैसे आप 11-12 में पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, जैसे क्या थोरियम, यूरेनियम, ठीक है, रेडियम, ये सब का नाम सुने होंगे। तो वही चीज़ें हमें क्या होती है थोड़ा सा उसके डिस्क्राइब करना, स्टोरेज कैसे करना ये करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा। ठीक, चलिए रुख करते हैं इसके बारे में।
ठीक, तो हमारे सामने है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल के बारे में। तो इसके बारे में पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, तो फिर स्टोरेज। हमें यहाँ पर आइडियल प्रॉपर्टी, हैंडलिंग, डिस्पोजल सब कुछ लॉन्ग में देखना, मगर जो हमसे पूछा उसी को हम चिपकाएंगे आपके सामने। लिखा रेडियो फार्मास्यूटिकल आर रिफर टू ड्रग्स दैट अटैच टू द रेडियो एक्टिव मटेरियल, मतलब ऐसा दवा जो किससे बना हुआ है, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल से बना, उसे हम रेडियो फार्मास्यूटिकल बोला जाता है। ठीक, अब ये करते क्या है, रेडियो एक्टिव, ठीक है, यानी पोर्शन रिलीज रेडिएशन, मतलब जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो रेडिएशन को क्या कर देते हैं, निकालते हैं। जैसे तुम्हारे पास डैट द स्कैनर कैन बी मेजर, मतलब ये हम क्या स्कैनर के द्वारा इसे मेजर किया जाता है। जैसे कहते हैं इनके रडार में आए तो बड़ी सारी दिक्कतें हो सकती हैं। ठीक, वाइल द फार्मास्यूटिकल एक्टिव प्रपोर्शनल डिटरमाइन द एक्टिविटी डेट टू द कैलकुलेट, हम इसे क्या कर सकते हैं, आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जब लिखो फार्मास्यूटिकल कैन बी कार स्पेशलाइज डिजाइन किया जाता है प्रोडक्ट डेट आर द यूज, ठीक है, थेराप्यूटिक फॉर द ट्रीटमेंट इन डायग्नोसिस, मतलब सिंपल सा जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है उसे रेडियो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनाई जाती है, यानी दवा मेडिसिन बनाई जाती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डिजीज को ट्रीटमेंट कर सकें, उनका डायग्नोस कर सकें, आराम से किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कैंसर की थेरेपी, कैंसर थेरेपी जैसे कीमोथेरेपी के अंतर्गत किया जाता है, तो उसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक, रेडियो फार्मास्यूटिकल गेट डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी एंड इमिट द रेडिएशन, मतलब हमारे शरीर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी, रेडिएशन को इमिट कराएंगी, जो भी हमारा पैथोजन रहेगा उसे ये किल कर देंगे। ठीक है, दीज रेडिएशन में यानी आर फोटोग्राफर एंड डिटेक्ट द यानी इंटरनल इंजरी, हमारे अंदर कोई इंटरनल इंजरी हुई उसे एबनॉर्मल सेल ग्रोथ, मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई ऐसा एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हो रहा है जिसे कैंसर कॉजेज हो सकता है, उसे भी ये डिटेक्ट कर लेगा कौन, रेडियो एक्टिव फार्मास्यूटिकल मटेरियल। तो ये था इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, अब हमें सीधे हम आते हैं कि अपने स्टोरेज के बारे में, जो पूछा था हमने उसको बारे में यहाँ से चिपका, थोड़ा बड़ा कर देते हैं भाई। ठीक है, यहां से अब दिख रहा है स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल। अब स्टोरेज कैसे करना, देखिए हम बोले ये पहले ही क्या कर देते हैं, रेडिएशन कॉजेज कर देते, रेडिएशन पैदा करते, तो इन्हें बेटर से बेटर हमें स्टोरेज कंडीशन रखना पड़ेगा। तो ये लिखा तुम्हारे पास रेडियो, ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल और स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर इन सील्ड प्लेस, मतलब ऐसी जगह रखना, पूरा एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए और सील, तुम्हारे पास क्या रखा, सील्ड प्लेस होना, ऐसा नहीं खुला स्थान में तुम कहीं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस छोड़ दिए, ऐसा नहीं होता, क्योंकि रेडिएशन कॉजेज करेंगे तो म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक, अभी वो बम जो गिराया गया था हिरोशिमा यानी नागासाकी हिरोशिमा में, अभी भी बताओ, ठीक है, बोला था कई साल तक उसका रेडिएशन पैदा हुआ था, तो उससे दिक्कतें हो सकती है, ऐसे भी दिक्कतें हो सकती है। फिर लिखा दिस प्लेस शुड बी ऑर्गेनाइज एज पर नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशन सेटअप से होना चाहिए, मतलब ऐसी जगह जहां इसे आप डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब जहां बना रहे हैं, जिसका यूज कर रहे हैं, सब नेशनल और इंटरनेशनल रेगुलेशन से वो जगह रजिस्टर होना चाहिए, नहीं आप कहीं ऐसे फेंक नहीं सकते कूड़े की तरह। ठीक, द कंटेनर ऑफ फार्मास्यूटिकल मे बिकम टू डार्क ड्यू टू द यानी क्या होता है, इरिटेशन एंड ऑल दो, ठीक है, दिस डज नॉट इंडिकेट द सब्सटेंस आज हैज यानी रिगार्डिंग, मतलब जो भी कंटेनर में प्रयोग करना है वो पूरा डार्क होना चाहिए, और एक आपको इंडिकेशन यानी खतरे का इंडिकेशन लगाना, जो भी कोई पर्सन वहां पर आराम से उसे न जा पाए। तो ये सब भी देखते हुए हमें वो मायने रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, तो ये हो गया। और क्या पूछ दिया हमसे, और क्या कह दिया, एनी रेडियो, ठीक है, एनी रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है मेंशन द मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी डेट, प्लीज ये सब आप जरूर देखिएगा, उसका कब मैन्युफैक्चर किया गया है, ठीक, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब भी उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, तभी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसे स्टोरेज करेंगे आफ्टर एक्सपायरी। ठीक है, तो ये हो गया स्टोरेज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है, गिव द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन ए प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं आपका, जैसे आप कोई मेडिसिन, कोई बहुत बंदा लंबे समय तरह से चला रहा है कि नहीं, जैसे मान लीजिए किसी को डिजीज हुआ, कोई बीमारी हुई, तो वो बंदा क्या करेगा, बहुत लंबे समय से क्या कर रहा है, दवा चला रहा है, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसे डिजीज कॉजेज किया वो उसके प्रति रेसिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा रोल क्या है उसको आपको क्या कर देना, इसमें डिफाइन करना है। ठीक है, तो इससे हम क्या कर देते हैं, आपके सामने ओवर करके यहाँ रखते हैं। ठीक, तो केवल रोल बताना है आपको, जितना पॉइंट आपको हो सके वहाँ से आपको बता देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा रोल ऑफ फार्मासिस्ट प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस।
अब सुनिए, पहले वर्ड के बारे में सुनिए। रोल ऑफ फार्मासिस्ट तो आप समझ ही रहे हैं, प्रिवेंट मतलब बचाव। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, जैसे मान लेते कोई ड्रग्स है, अब वो किसी डिजीज को मारने के लिए स्पेसिफिक है, अब वो लंबे समय तक चलाए जा रहे हैं, तो वो जो बैक्टीरिया है उसके अंदर, तो क्या करेगी, उसके प्रति रेसिस्टेंस हो जाएगी, मतलब खतरनाक हो जाएगी, अब कितना भी दवा खिला लो नहीं होने वाली है। तो उसके अगेंस्ट जो मेडिसिन चलाई जाती है उसी को हम एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोला जाता है। अब हमारा उसमें रोल क्या है ये भी मायने रखता है, इसीलिए बोला जाता है जो भी डोजिंग दी जाए, कितने महीने तक आपको खाना, तो उसे आपको खाना ही खाना है, ठीक है, ऐसे कि नहीं आप नहीं खाएं। तो लिखा है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस डेवलप नेचुरली, मतलब जो आपको ये नेचुरली भी हो सकते हैं, अकर व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप द एबिलिटी टू रेसिस्ट अगेंस्ट द यानी ड्रग्स, मतलब ये जो यानी बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ड्रग्स के प्रति क्या हो जाते हैं, रेसिस्ट हो जाते हैं, अब कितना भी दवा खिला लो नहीं खाने। जैसे तुम्हारे पास एक वो नहीं होते हैं ढेठ टाइप में, कहते हैं यार बहुत ढेठिया आदमी है, मतलब उसे तुम कितना मार लो कुछ ही फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे हम सब लोग होते थे, ठीक है, तो जैसे नहीं होता कि मान लेते तुम्हारे बोल दिया जाए कि भाई तुम यार मैच नहीं सही से खेलने आता नहीं, मैं तो हम पहले उतरब मार दे कुछ हो जाए ये सब नहीं जानी, हम पहले उतरब, तो ढेर टाइप में है कि नहीं, ठीक है। तो कितना भी बोल लोगे, चाहे मैच हारो या जीतो, तो उससे लेना देना है, उससे पहले ही उतरिए बैठ लेके, ठीक, तो वही चीज़ें हैं। तो लिखा फार्मासिस्ट इन AMR, मतलब ए मतलब क्या होता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस और फॉलोइंग, इतने सारे पॉइंट दिया गया। इसमें क्या करना, इंश्योर द इम्यूनाइजेशन, डिक्रीज द एंटीबायोटिक, सबसे पहले क्या कर देना, इंश्योर करना कि इनकी इम्यूनिटी कैसी है, हमें एंटीबायोटिक को क्या कर देना है, एंटीबायोटिक जो खा रहे हैं उसे रिड्यूज करना, कम करना। फिर क्या करना है, गाइडलाइन, ठीक है, गाइड हॉस्पिटल ऑन सिलेक्शन, उन्हें सिलेक्ट करना है, अप्लीकेशन फॉर सुटेबल एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइन, यानी क्या होता है स्टरलिएंट, मतलब स्टरलाइजेशन समझो तुम, सिंपल सा क्या कर देना, हॉस्पिटल में गाइड करना उन लोगों को जिसके एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस हुआ, उन्हें सिलेक्ट करना है, फिर उन्हें सुटेबल एंटीबायोटिक अकॉर्डिंग टू डिजीज देना है, ठीक, फिर यानी डिसइंफेक्टेंट कराना, उससे स्टरलाइज कराना, तब उससे दवा चलानी है। रेगुलरली क्रिएट एंड यूज ऑफ द, ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा ऑन ऑफ द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स यूजेज, मतलब आपके हॉस्पिटल में जितने भी ड्रग्स आ रहे हैं वो कितनी एंटीबायोटिक आई, कितनी गई, कितने लोग खाएं, ये सब भी रेगुलर हमें प्रॉपर क्रिएट करना है, उन्हीं को देना कि नहीं हम उल्टा सीधा, जैसे मान लेते हैं हॉस्पिटल में कोई 15 पेशेंट खाए तो उसे इंजेक्शन से एंटीबायोटिक दी जा रही है, ठीक, अब मान लेते हैं उसे एंटीबायोटिक कुछ और डॉक्टर चला रखा है पहले से, हम हिस्ट्री पूछे नहीं, वो भी वो खा रहा है, डबल डोजिंग कर रहा है, तो उससे रेसिस्टेंस क्या हो सकती है, बैक्टीरिया हो सकती है। प्रोवाइड द सक्सेसफुल मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, मतलब उन्हें करना कि भाई आप ये मेडिसिन बंद कर दीजिए, आपके लिए सुटेबल ये मेडिसिन है, हम जल्दी से आपके डिजीज को कवर कर लेंगे, जिससे आपको, ठीक है, सक्सेसफुल मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट करना, जिससे हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस कम से कम खिला सकें। डिस्कस एंड वर्क विथ ऑफ द फिजिशियन टू इंश्योर द बेस्ट रिस्पॉन्स यूज टू ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब क्या होता है, पेशेंट को या किसी फार्मासिस्ट को हमें डिस्कस करना है और उन पे काम करना कि फिजिशियन ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी के एंटीबायोटिक क्या करे, सबको डिस्क्राइब करें, जिससे क्या होगा, बेस्ट क्वालिटी की एंटीबायोटिक रहेगी तो जल्दी से वो क्या कर देगी, उसे किल कर देगी और हमारा डिजीज क्योर हो जाएगा, ठीक। लिखा सच एक्टिविटी, ये सब एक्टिविटी फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट करता टू यानी रिडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। देखिए आप फिजिशियन यदि कोई लिखे तब आपको एंटीबायोटिक देनी है कि नहीं, आपको खुद नहीं ट्रीट करनी है, बुखार नहीं जा रहा भाई, हाई 7 तो इंजेक्शन ले जा, हफ्ता में लगाइया, वो तो एंटीबायोटिक है, ठीक है, तगड़ा एंटीबायोटिक दे दिए, मान लेते 1 ग्राम 1.5 ग्राम दे दिए, उसके बाद खाने वाला एंटीबायोटिक दे दिए, लो भैया ला, उसके बाद DSR DSR हो गया, कैल्शियम की गोली हो गया, आयरन की गोली हो गया, प्रोटीन का डिब्बा दे दो भाई, पैसा बनाना इनसे, मारो कम से कम 2-3 हज़ार का बिल, तो ये सब आपकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए आप वैसे पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई, मगर आप ज़्यादा थोड़ी मानवता भी थोड़ा सा रखिए, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में, ठीक। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्या कह रखा भैया कि हमने ये देख लिया, ठीक है। इसमें क्या रखा, डिफाइन हाई रिस्क ड्रग्स, ठीक है, व्हाट आर द स्टडी डू टू द रिड्यूज ईदर ऑफ द हाई रिस्क ड्रग्स, मतलब कोई ऐसी ड्रग्स होती है जो हाई रिस्की होती है, थोड़ा रिस्की टाइप में होती है, उसे वो क्या होती है, उसे कैसे हमें कम करना, उसके बारे में हमें देखना है, ठीक है। तो इसे हम पलट के यहाँ देख लेते हैं, कहाँ गया जी, हाई रिस्क ड्रग्स यहाँ से हो गए। तो हाई रिस्क ड्रग्स क्या होती है, ऐसी ड्रग्स जो थोड़ा रिस्की टाइप में होती है, उसे हम हाई रिस्क ड्रग्स के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में क्या दे रखा है, यहाँ से सुनिए, कह दिया हाई रिस्क ड्रग्स हैव एन इंक्रीज रिस्क ऑफ द कॉजिंग सिग्निफिकेंस हार्म
टू पेशेंट इफ यूज टू इनकरेक्टली, मतलब क्या कर रखा, हाई रिस्क ऐसी ड्रग्स होती है जो क्या करे, रिस्क को बढ़ा सकती है। यदि पेशेंट उन्हें केयरफुल्ली नहीं ले रहा है या करेक्ट इनकरेक्ट टाइम से उन्हें ले रहा है या सही से नहीं ले रहा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाई रिस्क ड्रग्स बोलते हैं। दोबारा सुनिए, मतलब कोई एक दवा है, मतलब कोई पर्सन पेशेंट है, उसे सही तरीके से नहीं ले रहा है, तो उसके लिए क्या होगा, रिस्क बना सकती है, तो उसी को हाई रिस्क ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर क्या रखा, हाई रिस्क ड्रग्स में आल्सो हैव द नैरो एंड थेरेपेटिक, ठीक है, यानी क्या लिखा है, थेरेपेटिक ड्रग्स रेंज विच मीन ऑफ द लिटिल डिफरेंस बिटवीन द सब थेरेपेटिक एंड थेरेपेटिक टॉक्सिक डोजेज। कहने का मतलब ये जो हाई रिस्क ड्रग्स होती हैं ये थोड़ा सा क्या हो सकती हैं, नैरो, कम बेसी हो सकती हैं रेंज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि लिटिल, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा आपको देखने उखने में। ठीक है, उससे क्या हो सकती हैं, वो टॉक्सिक पैदा कर सकती हैं, टॉक्सिक डोज बना सकती है, जिससे आपको भी दिक्कत हो सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ठीक, हाई रिस्क ड्रग बोलते हैं। अब लिखा है तुम्हारे पास एग्जांपल ऑफ हाई रिस्क ड्रग्स है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दे रखा, जैसे तुम्हारे पास एडर्नर्जिक एनागोनिस्ट यानी एगोनिस्टिक, इपिनेफ्रिन हो गया और नारिफ्रिन। अब इसे इनकरेक्ट तरीके से यदि लंबे समय तक लेंगे तब भी आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, एंटी एरिथमिक ड्रग्स, जैसे तुम्हारे पास क्या हो गया, लिडोकेन हो गया यानी एमेडो, ठीक है, यानी एमियोड्रोन हो गया, ये सब इसका एग्जाम्पल है। कीमोथेरेपिक एजेंट में तुम्हारे पास बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, उसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सब यदि लंबे समय तक लेंगे या सही से नहीं लेंगे तब भी दिक्कत हो सकती है। ऑक्सीटोसिन यदि मान लेते, ये तो लव हार्मोन है, ये तुम्हारे पास एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम दिया जाता है। मान लेते अब इसे कोई फीमेल रेगुलर खा रही हैं, ठीक है, तब भी दिक्कतें उन्हें हो सकती है। ठीक, इंसुलिन, अब मान लेते हैं इंसुलिन इस सही टाइम से सही से नहीं ले रहे हैं, जो इंसुलिन पेन आती है वो क्या कर देती है, हमारी जो एब्डोमिनल की मसल होती है उसे खींच के उसी पेट में ऐसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। मान लेते हैं आप इंट्रावेनस नसियोसियम लगवा रहे हैं प्रॉपर, तो बताओ हाई रिस्क ड्रग्स हो सकती है आपके लिए। कोल्चिसिन, ठीक है, कोल्चिसिन फोर्थ दे रखा, कोल्चिसिन भी क्या हो सकती है, आपकी ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट अटैक का काज बन सकती है यदि सही से आप नहीं यूज किए तो ये हो जाएगा किसके बारे में, हाई रिस्क ड्रग्स के बारे में। अब इसे कैसे कंट्रोल हमें करना है, इन लोगों को जागरूक करना है। ठीक, तो लिखा है क्या लिखा है, स्टैंडर्डाइज, ठीक, ईरर प्रिवेंशन प्रोसेस लगाना है, मतलब लोगों को बताना कि भाई इसे कम से कम यूज करिए। ठीक, और मैक ईरर अपार्टमेंट, मतलब क्या होता है, पूरा अपार्टमेंट वगैरह देना तभी हमें काम करना। मिनिमाइज द, ठीक, मिनिमाइज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ईरर सच रीच द पेशेंट, मतलब ये सोचना कि मतलब ये सब ड्रग्स है बिना प्रिस्क्रिप्शन के उन्हें हमें नहीं देना है, यदि पहुंच गया तो उन्हें हम लोगों को जागरूक करना कि ये जितना आपको बोला गया उतना ही दिन तक खाइए। ठीक है, तो ये हो गया इनके बारे में, रिड्यूज के बारे में। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का जितना पोर्शन था हमने क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। ठीक है, मतलब लगभग 1 घंटे से ऊपर का वीडियो हो चुका है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, और ये जर्नी जो जारी की गई तब तक जारी रहेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या कर दिया जाएगा, 2 साल का पेपर 22 और 2023 का पेपर सोल्यूशन कराया जाएगा और सुपर 30 क्वेश्चन आपको लाया जाएगा। जो 30 क्वेश्चन रहेगा कम से कम जो 4-5 साल रिपीट किया जाता है उसका विथ आंसर के साथ। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।